स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, क्या आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बता सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट एज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत इंडियन फेडरेशन के डिफरेंट यूनिट्स में अराइज होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करता है और ये सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को दर्शाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दूसरा कोर्ट इन डिस्प्यूट्स को नहीं डिसाइड कर सकता और सुप्रीम कोर्ट इन सारी डिस्प्यूट्स को फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुन सकता है। मोरेवर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला, अगर कोई डिस्प्यूट्स लॉ को क्वेश्चन करता हो या फिर कोई डिस्प्यूट्स किसी ऐसे फैक्ट पर आधारित हो जहां पर वो लीगल राइट्स को हार्म पहुंचाता हो, तब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अपना रोल प्ले करता है। और नोट करने वाली ये बात है कि इन डिस्प्यूट्स का नेचर पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर किसी भी प्राइवेट सिटीजन की अपील को जो सेंटर या फिर किसी भी स्टेट के अगेंस्ट है उसे एंटरटेन नहीं कर सकता। यानी कि आप और मैं सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी सेंटर या स्टेट के बीच का झगड़े को हाईलाइट नहीं कर सकते। आर्टिकल 131 में जो प्रोविजंस मेंशन्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस पर भी आधारित हो सकते हैं और इन केस ऐसा होता है तो उन केसेस को आर्टिकल 131 के तहत डील नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 262 के अंदर अगर दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट में वाटर डिस्प्यूट्स हो जाए तो उसके लिए रेमेडीज मेंशन्ड ऑलरेडी है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर डिस्प्यूट्स को आर्टिकल 262 के तहत एंटरटेन किया जाएगा, ना कि अंडर आर्टिकल 131 जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत माना जाता है। सर, जब हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को स्टडी करते हैं तो आर्टिकल 256 एंड आर्टिकल 365 को समझने में हमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो क्या आप इन आर्टिकल्स के प्रोविजंस को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 256 ये कहता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट की गई है, जो कि लॉज के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल हमें केरला में देखने को मिलता है, जहां पर केरला ने फाइल किए सूट को ये लगता है कि CAA जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था वो आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल है, लेकिन केरला को CAA के प्रोविजंस के साथ एग्री करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आर्टिकल 256 और अगर केरला इसे फॉलो नहीं करता तो आर्टिकल 365 के तहत इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के साथ कंप्लाई नहीं कर पाता तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। सर, अब हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज को समझना चाहते हैं। क्या कोई स्टेट आर्टिकल 131 के तहत किसी सेंट्रल लॉ को चैलेंज कर सकता है? सेंट्रल लॉ को चैलेंज करने वाली केस एक इशू के साथ समझते हैं। ऐसा इशू हमने केरला में देखने को मिलता है, जहां पर केरला ने फाइल किए गए सूट में वो ये क्लेम करता है कि CAA फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। हालांकि अब यहां सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि लीगल राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो क्या ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में है या फिर नहीं, और इसी की वजह से क्या ये मैटर आर्टिकल 131 के साथ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। हावेवर, वेस्ट बंगाल के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोक्लेम किया कि स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड किसी भी रेमेडी की डिमांड नहीं कर सकती है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 32 के तहत एक केस फाइल किया था जो आधार एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करता था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया
कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन को हर सिचुएशन में अवेलेबल होते हैं और फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं, ना कि किसी स्टेट एंटिटीज को। अब हम कुछ ऐसे ही सिमिलर पिटिशंस को देखते हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक सूट फाइल किया जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के अगेंस्ट था, जो ये क्लेम करता है कि पुलिस और पुलिस ऑर्डर जो कि स्टेट के सब्जेक्ट है, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि स्टेट्स के पास अल्टीमेट पावर होती है कि वो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को लेकर लॉज बनाए। वहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एनआईए एक्ट 2008 स्टेट की ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर को एक्वायर कर लेता है इन सम केसेस ऑफ ऑफेंसेस, और उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट का दायरा उससे हट जाता है। उसके बाद हमने आर्टिकल 131 के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का एक एग्जांपल वेस्ट बंगाल के केस में भी देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने राइट्स इन माइंस इन कोल बेरिंग एरियाज में एक केस फाइल किया अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ, जो कि कोल बेरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 था, जो कोल बेरिंग एरियाज के एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था। स्टेट गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया कि ये एक्ट स्टेट के द्वारा ओन किए गए लैंड्स पर नहीं अप्लाई होना चाहिए, और अगर अप्लाई होता भी है तो ये एक्ट पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में वेस्ट बंगाल की इस पिटिशन को आर्टिकल 131 के तहत एंटरटेन भी किया था और ये माना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इस केस में लीगल राइट्स है। हावेवर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल लॉ को अपहोल्ड जरूर किया। सर, क्या इन इश्यूज के केस में हमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी देखने को मिलते हैं? जरूर। जब किसी सेंट्रल लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 131 के तहत 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स दिए, जहां पर पहला केस हमें 2011 में देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो इलेक्ट्रिसिटी के इशू से रिलेटेड था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सेंट्रल लॉ को अंडर आर्टिकल 131 चैलेंज नहीं कर सकती। दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ये था कि झारखंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 2015 के केस में देखने को मिला कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिट स्टैंड लेकर और लॉ को क्वेश्चन करने की पावर स्टेट के पास दे दी अंडर आर्टिकल 131 फॉर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ की वैलिडिटी को अंडर आर्टिकल 131 चेक कर सकता है? वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है। इसी में जो पहला फैक्टर आता है वो है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं। किसी भी लॉ को कोर्ट में तब चैलेंज किया जाता है जब वो अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से एक्सेस लॉ फ्रेमिंग की अथॉरिटी दर्शाता है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए लॉ के सब्जेक्ट मैटर को चेक किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि वो लॉ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वैलिडिटी चेक करने के लिए दूसरा फैक्टर ये आता है कि क्या कोई लॉ वायलेशन ऑफ राइट्स कर रहा है या नहीं। इन दैट केस कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो चेक करे कि क्या कोई लॉ किसी भी तरह की राइट्स को वायलेट करता है या फिर नहीं। केरला के अंदर जो हमने पिटिशन फाइल होते हुए देखी उसमें यह मिला कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए फाइल की गई थी और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट मानी गई, और इसी के वजह से ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो डिसाइड करे कि क्या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए भी अंडर आर्टिकल 131 में ये पिटिशंस एक्सेप्ट की जा सकती है या नहीं। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि क्या कोई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं। कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी लॉ को टेस्ट कर सकती है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दैट लॉ, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को और उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को चेक किया जाता है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कुछ डॉक्ट्रिन्स को भी इवॉल्व करता है विद टाइम टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सच लॉज। पहला एक ऐसा डॉक्ट्रिन हमने देखा है बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को सिग्निफाई करता है जो किसी भी सिचुएशन में अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बेसिक फीचर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स भी है, और इनका वायलेशन ना होना ये चेक करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। दूसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस।
पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर और सब्सटेंस का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के अकॉर्डिंग कोर्ट सब्सटेंस को ढूंढता है, यानी किसी भी मैटर के एसेंशियल फीचर्स को ढूंढता है। जब कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जहां पर किसी लिस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या कनेक्टेड हो और अगर वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के अंदर किए गए एनक्रोचमेंट को वैलिड माना जाता है। तीसरा ऐसा डॉक्ट्रिन है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का ये मतलब होता है कि अंडर द अपीयरेंस ऑफ पावर। ये डॉक्ट्रिन तब इफेक्ट में आता है जब लेजिस्लेचर के पास किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर नहीं होती। हाउएवर, लेजिस्लेचर उस सब्जेक्ट पर इनडायरेक्टली लॉज बना लेती है। सर, क्या आप इन इश्यूज से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड्स भी बता सकते हैं? वे फॉरवर्ड्स कुछ पॉइंट वाइज हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि वो प्लीज और कंप्लेनेंट्स जो पॉलिटिकली मोटिवेट होती है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अबंडन किया जाना चाहिए और ऐसे एफर्ट्स लाने चाहिए ताकि पॉलिटिकल प्लीज को पॉलिटिकल अरेना में ही सॉल्व कर दे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के केस में भी नीति आयोग ने 2017 में एक रिपोर्ट पेश की जिसके अंदर सजेस्ट किया कि एक ऐसी लिस्ट को बनाएं जहां पर फेडरल क्राइम्स को मेंशन किया जाए, जहां पर एनआईए इंटरवीन कर सकता है और सीबीआई भी इंटरवीन कर सकता है। इसके वजह से जो कुछ भी कंफ्यूजन बिटवीन द स्टेट पुलिस जुरिस्डिक्शन और एनआईए सीबीआई है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा वे फॉरवर्ड ये है, जब पार्लियामेंट लॉज को फ्रेम करती है तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसी टाइम पर राइज करना चाहिए जब लॉ बन रहा है, ना कि जब लॉ बन चुका है, और तभी राज्यसभा जैसे इंपॉर्टेंट हाउस का रोल साइड में आता है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड ये है कि फेडरलिज्म एक टू वे स्ट्रीट है, जिसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज को अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए और उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। इंडिया के केस में सेंटर और स्टेट के बीच में बाउंड्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सर्टेन किया गया है। मोरेवर, जो भी सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है उन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ तो बना सकती है। हाउएवर, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम किए गए किसी भी लॉ को आर्बिट्रेरीली रिजेक्ट ना किया जाए। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी आईक्यू के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी आईक्यू प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।